नमस्कार साथियों, ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हमारी 12 नंबर क्लास है, इसमें हम जो लेटेस्ट इसरो द्वारा जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसके क्वेश्चंस पेपर को कवर करेंगे। एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। आप इसके अकॉर्डिंग अपने लेवल का भी अनुमान लगा सकते हैं, आप कितने पानी में हैं, कितना आपका प्रिपरेशन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो इसरो के लगभग प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, वो क्लासेज आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके कवर करें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, गाड़ी चलाते समय रुकने की कुल दूरी काफ़ी लंबी होती है, कब रुकने की दूरी बढ़ जाती है? कोहरे में, रात में या गीली बारिश में या फिसलन बड़ी सड़क पर? तो बारिश या फिसलन बड़ी सड़क में जो आपकी रुकने की डिस्टेंस है वह बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रोड साइन से संबंधित दिया गया रोड साइन जो एक्सेलरेट को प्रदर्शित करता है, दूरी, वजन, सार, बार को प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन था, सांस परीक्षण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? आपका बर्थिंग टेस्ट कौन ले सकता है? एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर है, वह आपका सब्सन टेस्ट ले सकता है कि आपने शराब पी है या नहीं। अगला क्वेश्चन, आपका बीमा समाप्त हो गया है, आपने नवीनीकृत कराने से पहले आप कानूनी रूप से कितने दिन तक वाहन चला सकते हो? तो आप बिना नवीनीकृत कराए एक भी दिन वाहन नहीं चला सकते। अगला क्वेश्चन, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है माल और यात्रियों को सुरक्षित, किफ़ायती और कुशल परिवहन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार? तो दूसरे स्थान पे है भारत, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पे भारत है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राजमार्ग विकास कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो जितने भी काम हैं रोड के वो किए जाते हैं। दो संस्थाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। NHAI, जिसकी स्थापना 1988 में संसद द्वारा एक अधिनियम के तहत बनाई गई एक स्वायत्त निकाय की संस्था है, जिसका कार्य राजमार्गों का विकास करना, रख रखाव करना और उनका प्रबंधन करना है। साथ ही ये दूसरी आपको याद रखनी है, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो राजमार्गों के रखरखाव में NHAI की सहायता करती है और साथ ही जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें मुख्यतः सड़कों के विकास के रूप में कार्य करती है। और इन दोनों के ऊपर जो काम करती है वह एक तीसरी संस्था और है, जिसका नाम है MoRTH। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो इनके ऊपर देखरेख का काम करती है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया, मोटर वाहन का ओवर व्हील बेस कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह है 60% से अधिक है वो किसी भी मोटर वाहन का ओवर हैंग बेस नहीं होना चाहिए। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है। यदि आपने पीछे क्लासेज ली होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कवर कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, M2 श्रेणी का अर्थ क्या है? M2 श्रेणी की परिभाषा पूछी गई। तो M2 श्रेणी एक मोटर वाहन जिसका उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें चालक सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती हैं। ये आपको याद रखना है M2 श्रेणी की परिभाषा। पीछे एग्जाम में N की भी पूछी गई थी, वो भी याद रखना है। वाहन पलटने से पहले आपको क्या जांच करनी चाहिए? अर्थात वाहन रिवर्स करने से पहले क्या जांच करना चाहिए? ब्लाइंड स्पॉट और रियर व्यू मिरर दोनों की आपको जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के तहत विवाद को सुलझाने के लिए मोटर दावा अधिकरण की स्थापना की गई, किस धारा के तहत है? वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। तो अध्याय 13 के तहत है इसकी स्थापना की जाती है। और किस सेक्शन के तहत की जाती है इसकी स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पीछे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी और इसमें पूछा गया कि इसकी स्थापना किस अध्याय में है और किस धारा के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो धारा 165 के तहत और अध्याय हो गया 13 नंबर अध्याय। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन था, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? जी हाँ, पूछा गया 1 जुलाई
1989 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वह लागू हुआ। 1988 के बाद कब संशोधन हुआ, नीचे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अमान्य गाड़ी क्या है, अर्थात इनवैलिड कैरिज आप किसे कहेंगे। इनवैलिड कैरिज व्हीकल का अर्थ होता है वाहन का उपयोग जिसका उपयोग केवल शारीरिक दोष और विकलांग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ऐसे बने हुए वाहन को इनवैलिड कैरिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी बंगाल राज्य में कोलकाता को तमिलनाडु में चेन्नई से जोड़ता है। तो NH16 इसका सही आंसर होगा। जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आप टैक्स का भुगतान करते हैं कितने समय के लिए। यदि आप नई प्राइवेट कार खरीदते हैं, निजी वाहन खरीदते हैं, तो उसके लिए प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए एक साथ वह टैक्स का भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभाजित मध्यकाल वाले 6 लेन राजमार्ग पर सामान्यतः ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए। ये क्वेश्चन इसरो द्वारा डिलीट कर दिया गया। यदि इसमें पूछा जाता कि एक मध्यम गति से वाहन चलाने के लिए आपको किस लेन में चलना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल लेन में। और यदि हेवी व्हीकल है तो आपको याद रखना है कि आपको चलना है सबसे लेफ्ट लेन में, और सबसे राइट हो गई ओवरटेकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया वह एम्बुलेंस की अधिकतम गति सीमा से पूछा गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी इसरो द्वारा डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, एम्बुलेंस की ऑप्शन के अनुसार इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर माना गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को बाद में इसरो द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें एम्बुलेंस की गति सीमा पूछी गई है। एम्बुलेंस एक इमरजेंसी वाहन होता है जिसके लिए जो रोड स्पीड लिमिट्स हैं वह लागू नहीं होती हैं। इसलिए अगर इसमें पूछता कि किसी भी नेशनल हाईवे पे जो मोटरसाइकिल या एलएमवी वाहन की दोपहिया वाहन की गति सीमा कितनी होती है, तो उसका सही आंसर होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सड़क के बीचों बीच एक सतत पीली रेखा का क्या मतलब है। तो इसका अर्थ है नो ओवरटेकिंग। जी हाँ, लगती पीली रेखा खींची हुई है तो आप उसको ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रोड साइन से पूछा गया कि यह रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह गैप इन मिडविंड को प्रदर्शित करता है, अर्थात मध्यमिका में अंतर, अर्थात डिवीजन बना हुआ है, आप वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक राज्य ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ वैध होता है। तो एक जो भी लाइसेंस है वह पूरे भारतवर्ष में वैलिड है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके वाहन की बैटरी खत्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कूद कर वाहन शुरू करें, बैटरी बदलें, टो करें। तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है जंप स्टार्ट द व्हीकल। जी हाँ, आपको जंप स्टार्ट करना है, ना कि सीधा बैटरी बदलना है। अगला क्वेश्चन, जब आपको सड़क पर निम्नलिखित यातायात संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए। दिया गया यातायात संकेत बहुत प्रसिद्ध है, यह नो स्टैंडिंग और नो स्टॉपिंग का है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संघर्ष बिंदुओं को कम करने के लिए किस यातायात का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है संघर्ष बिंदुओं को कम करने के लिए रोटरी द्वीप का उपयोग किया जाता है, अर्थात रोटरी जो चौराहा होता है उसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो संभागीय आइसलैंड, सेंट्रल आइसलैंड और रेफ्यूज आइसलैंड में क्या अंतर होता है। सेंट्रल आइसलैंड का उपयोग है वह खासकर सिग्नल नियंत्रण वाले चौराहों में किया जाता है ताकि यातायात की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सके, जबकि रेफ्यूज आइसलैंड का उपयोग चलने वालों की सुरक्षा के सुधार के लिए किया जाता है। जी, जहाँ पैदल क्रॉसिंग वाले ज़्यादा होते हैं वहाँ यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर वाहन जिसकी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उपयोग में लिया जाता है या जिसे बदल दिया जाता है, ऐसे वाहन को क्या कहते हैं। तो उसे अडेप्टेड वाहन अर्थात अनुकूलित वाहन बोलते हैं, और इसी को ही इनवैलिड कैरिज भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन वाहन चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो ये अपने पीछे भी कवर किया था। परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 वर्ष। अन्य की बात करें तो सेक्शन 4 के अनुसार इसमें एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि 18 वर्ष से कम का व्यक्ति पब्लिक स्थान पे गाड़ी नहीं चला सकता है। दूसरा पॉइंट एलएमवी के लिए बताया गया कि एलएमवी के लिए 18 वर्ष एज है। तीसरा पॉइंट 50 सीसी से कम का वाहन आप चला सकते हैं यदि आपकी 16 वर्ष उम्र है। और चौथा पॉइंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि वाहन के डैशबोर्ड में इस प्रकार का प्रतीक दिखाई दे तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। यह BS6 से संबंधित जो
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक साइन है, यह पूछा गया। इसका अर्थ है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में रुकावट आ गई है, अर्थात एग्जॉस्ट एमिशन ज़्यादा हो गया है, आपको रीजनरेशन करना चाहिए। रीजनरेशन किस प्रकार की लाइट होती है? ये 3 प्रकार की होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अब हम BS6 की बात करें तो BS6 है वह भारत में 1 अप्रैल 2020 द्वारा अपनाया गया था और इसमें मुख्य परिवर्तन OBD आ गई थी गाड़ियों में, ये आपको याद रखना है। और एग्जॉस्ट से संबंधित 3 बातें याद रखनी है, कैटेलिक कन्वर्टर और DPF का उपयोग और SCR का उपयोग है वो गाड़ियों में होने लगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी मोटर वाहन में शामिल दुर्घटना में शामिल हैं तो आपको इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में कितने घंटों में देनी चाहिए? तो 24 घंटों के अंदर आपको इसकी सूचना देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पक्ष का जोखिम के विरुद्ध किन्हें छूट दी गई है? उपरोक्त सभी को, केंद्र, राज्य और लोकल अथॉरिटी को। अगला क्वेश्चन है, फिटनेस प्रमाण पत्र प्रपत्र किस में रिन्यू किया जाता है? किस फॉर्म में है वह फिटनेस प्रमाण पत्र रिन्यू होता है? तो फॉर्म संख्या 38 में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है, पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शराब पीकर या नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाते हैं तो 185 के तहत अपराध है। कितना अपराध है? तो इसके तहत अभी 10,000 रुपये है, पहले 2,000 रुपये था। अब अन्य चलान की हम बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से क्या क्या चलान है। तो पहला चलान अगर सेक्शन 194D के तहत बात करें तो यदि आप बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। 194E के तहत यदि आप इमरजेंसी व्हीकल को स्थान नहीं देते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 196 के तहत आपके ऊपर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही सेक्शन 199 के तहत यदि आप किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो उसके गार्जियंस के ऊपर है वह गार्जियंस या वाहन के मालिक के ऊपर 25,000 रुपये तक जुर्माना और साथ ही 3 साल की सज़ा, और जो नाबालिग गाड़ी चला रहा है उसका 25 साल तक लाइसेंस न बनने का जुर्माना है वह लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य जुर्मानों की बात करें, यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है। साथ ही सेक्शन 194 के तहत आप यदि सामान की ओवरलोडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 20,000 रुपये तक का जुर्माना और प्रति टन 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके ऊपर चालान होगा। और यदि आप यात्रियों की ओवरलोडिंग करते हैं 194A के तहत तो आपके ऊपर 1,000 रुपये प्रति पैसेंजर अतिरिक्त है वह जुर्माना लगाया जाएगा। और 194B के तहत यदि आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो बिना सीट बेल्ट की यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये का फाइन होगा। और 194C के तहत यदि आप 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन और 3 महीने तक है वह आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगला बात करें तो 184 के तहत यदि आप खतरनाक ड्राइविंग करते हैं वे पाए जाते हैं तो आपके तहत ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना। और 185 सेक्शन के तहत हमने बात कर ली, शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं तो 10,000 रुपये का फाइन। शराब ड्रग्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 30 mg प्रति 100 ml। और सेक्शन 189 के तहत यदि आप स्पीड या रेसिंग करते हैं रोड पे, पब्लिक रोड पर, तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन होगा। अगला, यदि सेक्शन 192A के तहत आप बिना अनुमति के वाहन चलाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन है लगाया जा सकता है। अगला हम फाइन की बात करें तो 181 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन होगा। सेक्शन 182 के तहत अयोग्यता के बावजूद आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन होगा। सेक्शन 182B के तहत यदि आप किसी सीज किए गए वाहन को चलाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। और 183 के तहत यदि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये, 1,000 से 2,000 LMV के लिए और 2,000 से 4,000 है वह HMV के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रमुख जुर्माने आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रोड साइन से संबंधित दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह दोहरा
दोहरा वाहन मार्ग है वह आगे समाप्त हो रहा है, अर्थात सिंगल रोड आ रहा है। अगला क्वेश्चन, आप ड्राइवर की थकान से कैसे बच सकते हैं? तो नियमित ब्रेक लेकर टेक इरेगुलर ब्रेक से आप थकान से ड्राइविंग के दौरान बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन की खतरनाक रोशनी का क्या उद्देश्य है? अर्थात हैजार्ड लाइट का क्या मतलब होता है? हैजार्ड लाइट किस लिए ऑन की जाती है? खतरे को इंगित करने के लिए या अन्य ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा अन्य ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए हैजार्ड लाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के दावे के लिए आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं? रिपीट क्वेश्चन है, एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जी हाँ, जो कि धारा अध्याय 13 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, भारत में मोटर वाहनों के नियम और अधिनियम किस कानून के तहत बनाए जाते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये नियम और कानून लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सभी ड्राइवरों के लिए किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है? तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वह आपको रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन वह 37 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, भारत में 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसमें 50 सीसी से अधिक पूछा है तो इसलिए इसका आंसर होगा 18 वर्ष। यदि 50 सीसी से कम की पूछता तो इसका आंसर होता 16 वर्ष। LMV के लिए 18 वर्ष, HMV के लिए 20 वर्ष। बार बार आपको रिपीट करते रहना है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक फेल होने की स्थिति में आप वाहन को कैसे कंट्रोल करेंगे? इंजन ब्रेकिंग की मदद से, अर्थात निचले गियर में डाउन शिफ्ट करके आप वाहन को कंट्रोल करेंगे। अगला क्वेश्चन, रक्षात्मक ड्राइविंग का मतलब क्या है? रक्षात्मक ड्राइविंग, डिफेंस ड्राइविंग आप किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बीइंग अलर्ट एंड थिंकिंग अहेड, सतर्क रहना और आगे की सोच रखना ही डिफेंसिव ड्राइव है, रक्षात्मक ड्राइविंग है। अगला क्वेश्चन है, यातायात नियमों का प्रथम चरण क्या है? ट्रैफिक रेगुलेशन का प्रथम फर्स्ट फेज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ड्राइवर कंट्रोल, जी हाँ, चालक नियंत्रण है वह ट्रैफिक रेगुलेशन का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यातायात प्रतीकों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? आदेशात्मक, सूचनात्मक और संकेतात्मक। आप देख पा रहे हैं मैंडेटरी, कॉजलरी और इंप्रूवमेंट्री। मैंडेटरी में जो रेड सर्कल में प्रदर्शित होते हैं सर्कुलर शेप में, और कॉजलरी साइन होते हैं वह त्रिभुजाकार में रेड के साथ, और जो मैंडेटरी साइन है वह आयताकार। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ स्टॉप का साइन, नो एंट्री का, गिव वे का, ये हो गए अनिवार्य संकेत। चेतावनी संकेत की बात करें तो ये सभी त्रिभुजाकार आकार में और लाल ट्रायंगल के साथ प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट हैंड कर्व हो गया। सूचनात्मक संकेत की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से आपको हॉस्पिटल और फर्स्ट एड है, ये याद रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेस्टिंग पैलेस भी पूछा जाता है, ये आयताकार रूप में प्रदर्शित होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अन्य जो अपवाद हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि स्टॉप का साइन हो गया, ये एक प्रकार का चेतावनी संकेत है। यील्ड साइन हो गया, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग हो गया, साथ ही नो पार्किंग का हो गया, ये मैंडेटरी साइन है। इंप्रूवमेंट्री साइन हो गया फ्यूल स्टेशन का, और कॉजलरी साइन हो गया आगे नैरो सड़क है वह, और गाइड साइन भी इस प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वह प्रतीक है जिसका उल्लंघन करने पर अपराध हो सकता है? किस चिन्ह का, सिंबल का वायलेंस करने पर अपराध है? तो मैंडेटरी साइन का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो यह एक अपराध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सड़क संकेत किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा। इंडियन रोड कांग्रेस 67 के वर्तमान निर्देश हैं वह प्रदर्शित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रास्ता 2 का चिन्ह किस प्रकार का संकेत है? यह एक ट्रायंगल शेप का संकेत है, ये आपको याद रखना है। और ये किस प्रकार का संकेत है? यह एक अनिवार्य संकेत है, ये भी आपको याद रखना है। आपको अपने वाहन के इंजन तेल के स्तर की जांच कितनी बार करनी चाहिए? तो आपको अपने इंजन लेवल की जांच है वह वीकली रूप से करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि आपका वाहन अत्यधिक गर्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? यही इसमें पूछ रहा है कि गर्म हो गया है आपका वाहन, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में हम इंजन को बंद कर देंगे।
यदि आप इसमें कारण पूछता है इंजन गर्म होने के कारण की जांच में आप क्या करेंगे, तो कूलेंट की जांच करेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है यातायात इंजीनियरिंग में 3 ES का मतलब क्या है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 3 ES का मतलब है इंजीनियरिंग, शिक्षा और प्रवर्तक, अर्थात इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको सड़कों, चौराहों, संकेतों और अन्य यातायात सुविधाओं के बारे उनको डिज़ाइन करने और कुशल प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा का मतलब है कि सड़क उपयोगकर्ताओं और ड्राइवरों, पैदल चलने वालों को यातायात सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना। और इन्फोर्समेंट का मतलब है कि यातायात नियमों को लागू करना और गति सीमा संकेतों का पालन करने के बारे में इनको सुनिश्चित करना। ये यातायात सुरक्षा और दक्षता में सुधार के 3 मुख्य बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप अपने वाहन को किसी दुर्घटना में शामिल पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर रुकें और दुर्घटना व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं और 24 घंटे के अंदर है वह अपनी दुर्घटना की रिपोर्ट है वह पुलिस स्टेशन में लिखाएं। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस किस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जी हाँ, RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा जारी होता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, किसी वाहन का संक्षिप्त नाम RC का अर्थ क्या है। RC का मतलब है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस फॉर्म के तहत जारी किया जाता है, ये आप कमेंट करें। तो इस प्रकार से हमने ये 50 क्वेश्चन हैं वह कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी थे और यदि आपने पिछली क्लासेज कवर की हैं तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा क्वेश्चन एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि इसरो द्वारा लगभग हमने देखा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसरो की बात नहीं है, हर ड्राइवर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वे रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर ज़रूर करें। पूरी प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट आपके लिए चैनल पे बना दी गई है। आपका अन्य कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।